सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस कस्टम्स पर रहेगा। द टर्म sources of law has been interpreted by different jurists in various ways and it has been used in different senses. It is therefore necessary to distinguish between its various meanings and determine the premises of each. अलग अलग jurists ने अलग अलग तरीके से sources of law को एक्सप्लेन किया है। हमें सारे पर्सपेक्टिव्स को जानना जरूरी हो जाता है अगर हमें इसकी समझ या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। In the Indian context, the expression sources of law is generally used in two senses. In the first, according to Hindu scriptures, duty is the foundation head of all law, while according to modern jurisprudence, it is the sovereign from where the law emanates. वेदास ड्यूटी को सुप्रीम लॉ कहते हैं, वहीं मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस सॉवरेन को, स्टेट के रूलर को सुप्रीम लॉ कहती है। वेदास के लिए धर्मा सुप्रीम है। इन द सेकेंड सेंस, द एक्सप्रेशन sources of law means where one must resort to get at law. In other words, the evidence of records of lands or books or reports etc. have to be looked into for the purpose of learning or knowing law. In the later sense, the sources of Hindu law are Shruti, the Smriti, and immemorial customs by which the divine will or reasoning is evidenced. दूसरी सेंस में सोर्सेस ऑफ लॉ को जानने के लिए हमें वहां जाना होगा जहां से लॉ आता है। इंडियन सेंस में वो है श्रुति, स्मृति और इमेमोरियल कस्टम्स। जैसे कि मनुस्मृति में लिखा है, जो कि मनु द ग्रेट लॉ गिवर द्वारा लिखी गई थी। वेदोखिलो धर्मा स्मृति से चार तद्विदाम, आचार सेवा साधु नाम आत्मन अस्तृति से त्रिवेरा चा। इसका मीनिंग है, वेदा है वो रूट है सारे धर्मा का, जो कि फॉलो होता है स्मृति से और उसके बाद हमारे वर्चुअस कंडक्ट से। अब हम सेलमन के ओपिनियन के बारे में जानते हैं। सेलमन प्रेफर्ड टू एम्फसाइज ऑन टू मेन सोर्सेज ऑफ लॉ। ही कॉल्स देम मटेरियल सोर्स एंड फॉर्मल सोर्स। सेलमन सोर्सेज ऑफ लॉ को दो हिस्सों में बांटते हैं, मटेरियल सोर्स और फॉर्मल सोर्स। The material sources are further divided into legal sources and historical sources. Material source को further divide किया गया legal sources और historical sources में। He defined a formal source of law as that from which a rule of law derives its force and validity. एक formal source of law वो है जहां से कानून अपनी force और validity लेता है। देखिए, जब हम लोग अपने घर के लिए कोई कानून बना सकते हैं, जैसे घर में गंदगी ना फैलाना या घर के अंदर जूता चप्पल लेकर नहीं आना, पर हम यही लॉ पूरे समाज के या देश के लिए नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट के पास है। He however clarified that from the material source the law derives only its matter and not the validity. Material sources से वो सिर्फ मैटर लेता है कानून, ना कि अपनी वैलिडिटी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी ने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया तो एक ड्राफ्ट तैयार हुआ। वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का रूप नहीं ले पाया जब तक उसे वैलिडिटी नहीं मिली। वैलिडिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अप्रूवल। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया, वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। Thus the will of state as manifested in the statute book or decisions of court are the formal sources of law, while legislation, custom, agreement, professional opinions of jurists are the material source of law. और कोई भी लॉ को तब तक लॉ नहीं माना जा सकता जब तक उसे लेजिटिमेसी प्राप्त ना हो। लेजिटिमेसी से मतलब है कि पब्लिक की ओपिनियन उसके फेवर में ना हो, पब्लिक उसे अप्रूव ना कर दे। जैसा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान हुआ। फार्मर्स 3 फार्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उसे वैलिडिटी नहीं दी का फार्मर्स ने, और सरकार को वो 3 कानून वापस लेने पड़े। आइए अब हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा हिस्टोरिकल सोर्स कस्टम माना जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कस्टम को हम ऐसे समझ सकते हैं जो कि लोगों के द्वारा अपनी इच्छा से एक ऑब्जर्व किया गया कंडक्ट है। पर लीगल लैंग्वेज में अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग तरीके से कस्टम को डिफाइन किया है।
Austin says custom is a rule of conduct which the governed observes spontaneously and not in pursuance of a law set by a political superior. ऑस्टिन कहते हैं कस्टम एक रूल ऑफ कंडक्ट है जिसे कि देश की जनता ऑब्जर्व कर रही है अपनी मर्जी से, ना कि इसीलिए ऑब्जर्व कर रही है क्योंकि उसे सोवरन ने या किसी पॉलिटिकल सुपीरियर ने बनाया है. Salmond says custom is a embodiment of those principles which have commended themselves to the national conscience as a principle of justice and public utility. Salmond कहते हैं कस्टम राष्ट्रीय चेतना है जो कि राष्ट्र की जनता को न्याय के बराबर लगती है. हॉलैंड सेज कस्टम इज अ जनरली ऑब्जर्व कोर्स ऑफ कंडक्ट. हॉलैंड कहते हैं कस्टम एक आम तौर पर ऑब्जर्व किए जाने वाला व्यवहार है. एसेंशियल्स ऑफ अ कस्टम. अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन 8 एसेंशियल्स है कस्टम के. एंटीक्विटी यानी कि वो अनंत काल से चलते आना चाहिए, कंटिन्यूसली चलते आना चाहिए और उस कंटिन्यूटी को जनता पीसफुली एंजॉय करे. वो एक ऑब्लिगेशन बन जाता है, हम अपनी मर्जी से कस्टम को फॉलो या अनफॉलो नहीं कर सकते. वो सर्टेन होना चाहिए, उसके डूज एंड डोंट्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए और वो डूज एंड डोंट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए, समय के साथ बदलने नहीं चाहिए. वो रीजनेबल होना चाहिए और देश के कानून के साथ कंफर्म करना चाहिए. ऐसा नहीं है कोई ऐसा कस्टम हो जो देश के कानून के विरुद्ध हो. जैसे कि डाउरी हमारा एक कस्टम था, पर जैसे ही डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लागू हुआ तो वो कस्टम एंड हो गया. किसी भी कस्टम को प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो एंटीक्विटी से यानी कि अनंत काल से चला आना चाहिए. अगर कोई भी इंसान ये प्रूव कर सकता है कि इसके ऑपोजिट कोई प्रैक्टिस चली आ रही है तो उसे कस्टम नहीं माना जाएगा. ये एक इंग्लिश लॉ है. This legal memory presumed to be going back to a fixed time, an arbitrary time fixed by King's Court at which the custom must be proved to be in existence was before 1189, that is the time of King Richard I. ये कानून इंग्लिश कोर्ट ने सिम्पसन्स वर्सेस वेल्स में अप्लाई किया. अपैलेट ने एक फूड स्टॉल लगा रखा था रोड के मिडल में जो कि ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहा था. अपैलेट ने कंटेंट किया कि ये पिछले 50 साल से प्रैक्टिस चली आ रही है, जिसके बाद किंग्स कोर्ट ने कहा कि ये प्रैक्टिस 1189 से नहीं चली आ रही तो इसीलिए ये कस्टम नहीं माना जाएगा. इंडियन रूल कहता है जो कि मनु ने दिया कि मेमोरियल कस्टम इज ट्रांसजेंडर लॉ. इंडिया के अंदर ये लॉ है कि एक कस्टम कंटिन्यूसली चला आना चाहिए बिना किसी इंटरप्शन के. अगर कस्टम डिस्टर्ब हो जाता है कंसिडरेबल टाइम के लिए तो वो स्टेटस लॉस कर देता है एज अ कस्टम. इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ को अप्लाई किया गोकुल चंद वर्सेस परवीन कुमारी में कि 1189 का लॉ इंडिया में अप्लाई नहीं होता. एक अपील फाइल करी गई ठाकुर गोकुल चंद के द्वारा अपनी डॉटर प्रवीण कुमारी के अगेंस्ट, alleging that being a custom in the Hoshiarpur district that after the death of the wife the husband is the sole owner of the property. But वो कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं कर पाया कि he is the sole owner of the property और ये कस्टम उसके ऊपर अप्लाई होता है. कस्टम में कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है. A custom must have been practiced continuously. If a custom has been disrupted for a considerable time, a presumption arises against it. यानी अगर कोई भी कस्टम थोड़े समय के लिए भी फॉलो नहीं किया जा रहा तो वो कस्टम पर क्वेश्चन मार्क पुट हो जाता है. However, Blackstone has drawn a distinction between interruption of right and interruption of mere possession. It is discontinuance of right and that for however small a time that ends the custom. But if possession for some time is disturbed, the claim to enjoy the custom is not abandoned, the custom continues. For example, अगर एक गांव के अंदर ग्रेजिंग एरिया है, वो सारे गांव के लोग यूज कर रहे हैं, but due to some reason they abandoned their right. ये राइट को अमेंडन कर देना कस्टम को एंड कर देगा. बट उसी गांव में सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने के कारण वहां घास नहीं हो पा रही.
अगर घास नहीं हो पा रही तो ग्रेजिंग कैसे होगी? बट गांव के लोग चाहते हैं जब दोबारा उस एरिया में ग्रास ग्रो करे, दे वांट टू यूज द फील्ड अगेन। इसका मतलब एंड ऑफ पोजेशन है, जो कि कस्टम को एंड नहीं करता। किसी भी कस्टम की कंपलसरी ऑब्जर्वेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कस्टम टू बी वैलिड मस्ट बी ऑब्जर्व्ड एज ऑफ राइट। It means that custom must have been followed by all concerned without recourse to force and without necessity of permission of those who are adversely affected by it. For example, मुगल एरा में विलेजेस में एक कस्टम था कि जब भी फार्मर्स अपनी फसल को कट करवाते थे लेबरर्स की हेल्प के साथ, तो लेबरर्स को वो एक एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कुछ हिस्सा दे देते थे अपनी क्रॉप्स का। बट इसको चेंज कर दिया गया। मुगल चीफ्स ने एक रूल बना दिया कि कोई भी फार्मर लेबरर्स को टोकन ऑफ एप्रिसिएशन उनकी परमिशन के बिना नहीं दे सकता। तो ये कस्टम वहीं पे एंड हो गया, क्योंकि इसमें नेसेसिटी ऑफ परमिशन यानी कि चीफ्स की परमिशन लेने की जरूरत पड़ गई। किसी भी कस्टम को फॉलो करने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो एक हमारी ऑब्लिगेशन है और एक बाइंडिंग रूल है फॉलो करना। हम कस्टम को अपने हिसाब से फॉलो या अनफॉलो नहीं कर सकते। अगर कस्टम फॉलो हो रहा है तो वो कस्टम है, अगर सर्कमस्टेंसेस के में आकर हम कस्टम को फॉलो नहीं करते तो वो कस्टम कस्टम नहीं रहेगा। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हिंदू जॉइंट फैमिली का कोपासनरी राइट्स हो सकता है। ट्रेडिशनल हिंदू लॉ में कोपासनरी सिस्टम के तहत मेल मेंबर्स को जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में एक बाय बर्थ एक राइट मिलता है। वो राइट ऐसा है कि वो कभी भी पार्टीशन को डिमांड कर सकते हैं। ये सिर्फ 2005 के अमेंडमेंट से पहले सिर्फ और सिर्फ मेल्स को दिया जाता था। बट इसके बाद फीमेल्स को मेल्स को इक्वल फुटिंग पर लाने के लिए इसे अमेंड किया गया और उसके तहत मेल्स और फीमेल्स दोनों ही इक्वल कोपासनरी राइट्स के हकदार थे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक कस्टम एंड हो गया। किसी भी कस्टम को तभी वैलिड माना जाएगा जब वो लेजिस्लेशन के साथ कंफर्मिटी में होगा। इन अदर वर्ड्स, इट शुड नॉट बी कॉन्ट्रेरी टू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी कस्टम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर वो पार्लियामेंट के एक्ट के विरुद्ध होगा तो उसे इनवैलिड बोल दिया जाएगा। अ कस्टम शुड बी नेसेसरली यील्ड वेयर इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द स्टैट्यूटरी लॉ। ये रूल पॉजिटिव प्रिंसिपल ऑफ लॉ है इंग्लैंड और कॉमनवेल्थ कंट्रीज लाइक इंडिया में। रोमन लॉ और वेरियस कॉन्टिनेंटल लीगल सिस्टम में इसके उल्टा होता है। जस्टिनियन ने अपने कॉर्पस ज्यूरिस में ऐसे कई सेवरल स्टैट्यूट्स को मेंशन किया है जो कि एक बाद में आए कस्टम से रिप्लेस हो गए। Regardless of their respective origin, and legislation has no inherent superiority in respect over custom. If an enacted law comes first, it can repeal or modify by a later custom and vice versa. अगर कोई भी लॉ या कस्टम बाद में आता है तो पहले आए लॉ या कस्टम को रिप्लेस कर सकता है। तो सिंपली से रोमन और सिविल लॉ ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप में कहता है जो भी बाद में आएगा कस्टम या लेजिस्लेशन वो पहले आए कई चीज को रिप्लेस कर देगा। तो इससे कस्टम और लेजिस्लेशन को सेम फुटिंग पर रख दिया जाता है। हम दोनों कॉमन लॉ और रोमन लॉ के सिनेरियोस को एक डाउरी के कस्टम से समझने की कोशिश करते हैं। रोमन लॉ के इंग्लिश लॉ के कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग जब डाउरी को ऐसा माना गया कि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ला दिया गया जिसने कि डाउरी को प्रोहिबिट कर दिया। वहीं अगर रोमन लॉ का सिस्टम फॉलो होता और कस्टम को रिप्लेस करने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आता और बाद में फिर से डाउरी का कस्टम शुरू हो जाता तो वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को रिप्लेस कर देता। भी कस्टम रीजनेबल होना चाहिए। अ कस्टम मस्ट बी रीजनेबल। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द authority of prevailing custom is never absolute, but is authoritative provided it conforms to the norms of justice and public utility. देखिए पब्लिक मोरालिटी और नॉर्म्स जस्टिस के नॉर्म्स चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सती प्रोहिबिशन एक्ट से पहले सती को एक नॉर्मल कस्टम माना जाता था सोसाइटी का,
बट एंटी सती मूवमेंट ने जब मोमेंटम गेन किया और लोग सती के अगेंस्ट जागरूक होने लगे, इसके क्रूएल बिहेवियर के अगेंस्ट जागरूक होने लगे, तो सती प्रोहिबिशन एक्ट पास हुआ और सती को इलीगल कर दिया गया, यानी कि सती का कस्टम बैन हो गया। कस्टम कभी भी वैलिड नहीं होगा अगर वो रीजन और राइट के अगेंस्ट होगा, और ऐसा कस्टम को कभी वैलिड नहीं कह सकते जो कि ज्यादा मिसचीफ करे बल्कि गुड से। फॉर एग्जाम्पल, सती ज्यादा मिसचीफ कर रहा था, बिना बात पे बेकसूर लेडी विडोज की जान ले रहा था। दे कुड हैव बीन स्टार्टेड अ न्यू लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड्स। A general observance of custom leads to presumption that it has a rational basis and that it is useful and convenient. कोई भी पार्टी जब कोर्ट में जाके वैलिडिटी को चैलेंज करती है कस्टम के, तो कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो अनरीजनेबल है। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ प्रूविंग दैट कस्टम इज अनरीजनेबल लाइज ऑन द पार्टी कंटेंडिंग इट इज अनरीजनेबल। कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगा कि कस्टम शुरू से एक वैलिड कस्टम था, एक रीजनेबल कस्टम था।